इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, जिससे एवरी सिंगल इंडियन, एवरी सिटीजन फ्रॉम द अदर वर्ल्ड कंट्रीज, दे आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड. एंड नाउ today we are going to study about the inflation targeting. मीन्स कि क्या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या कोई ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इस इन्फ्लेशन को टारगेट कर रही है, इसको कर्टेल करने की कोशिश कर रही है, इसको कंट्रोल कर रही है, एंड स्टिल उनके कंट्रोल करने के बाद भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इन्फ्लेशन टारगेटिंग. एंड लेट मी जस्ट टेल यू नाउ ऑनवर्ड इसके ऊपर क्यों बात हो रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में देयर इज वन न्यूज इन द न्यूज़पेपर कि जो आरबीआई है वो इस बात के बारे में सोच रहा है कि क्या उसको इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है उसको बंद कर देना चाहिए या उसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखना चाहिए. सो फर्स्ट लेट मी जस्ट टेल यू वी आर हैविंग डिस्काउंट विंडो फ्रॉम 18 to 25 अगस्त, जिसमें आप डिस्काउंटेड प्राइसेस पे जीएस फाउंडेशन बैच को एक्सेस कर सकते हो इन बोथ द मोड, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. So you can call over this number and you can ask for the inquiry. So this is the news which is in the newspaper that abandoning the RBI's inflation target regime, it could be risky and it could be the counterproductive at the same time. अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं. देन क्या इसको अगर हम वेव ऑफ कर देते हैं देन क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उनके बारे में जो है आज की क्लास में हम बात करेंगे. So RBI, as you know, is the independent body and RBI is responsible for the money stability. So in the RBI Act 1934, it has been mentioned that RBI is the sole responsible body for controlling the money stability situation in India and for controlling the market situation in terms of the money supply in India. That's why it is the responsibility of the RBI to control the inflation. अब वो RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट आप पाओगे जब भी कहीं पर ये लगता है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है तो किसके पुतले फूके जाते हैं? गवर्नमेंट के. अगर एलपीजी का प्राइसेस बढ़ रहा है तो किसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है? गवर्नमेंट को. दैट्स वाई गवर्नमेंट फील लाइक कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, वी आर नो वन to have the control over the situation or to do anything, but उसके बावजूद भी हमें ही बुरा बोला जाता है in terms of कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है. That's why RBI and government वो एक कंसेंसस पर आते हैं. एंड वो कंसेंसस क्या रहता है? वो कंसेंसस जो है बेसिकली रहता है in terms of the MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या होगा, यहाँ पर 6 मेंबर होंगे, 3 from the side of the RBI and 3 from the side of the government. This committee will set and they will decide the repo rate, the rate through which हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं. अब ये जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की रेट है, अब रेपो रेट के लिए मैं आपको बता देती हूँ. बैंक जो हैं वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं और जब वो आरबीआई से लोन लेते हैं तब वो बदले में आरबीआई की तरफ अपनी कुछ एसेट को कोलेटरल के तौर पे रखते हैं और बदले में आरबीआई से लोन लेते हैं. और जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है दैट इज कॉल्ड एज द रेपो रेट. सो रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक आर बोरोइंग द मनी फ्रॉम द आरबीआई बाय मॉर्गेजिंग देयर कोलेटरल सिक्योरिटीज. अब अगर आरबीआई इस इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, मींस लो इंटरेस्ट रेट इट वुड शो मोर लोन, बिकॉज अब इंटरेस्ट रेट कम है तो लोन चीपर हो जाएगा. चीपर लोन मतलब आप ज्यादा लोगे, ज्यादा लोन मतलब इंक्रीज्ड मनी सप्लाई, इंक्रीज मनी सप्लाई मतलब कि इन्फ्लेशन. एंड अगर वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है तो इट्स गोइंग टू बी वाइस वर्सा. दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमारा सॉर्ट ऑफ जो ये रेपो रेट है ये कम या ज्यादा होता है. इन दैट वे रेपो रेट के थ्रू ये होगा. अब बिकॉज गवर्नमेंट भी उसका एक shows that कि now RBI and government they are doing the same thing. एंड गवर्नमेंट का भी उसमें एक पार्ट हो रहा है. अब
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फिर बोला कि वी नीड टू हैव वन टारगेट, जिस टारगेट को हम चेज करेंगे सो दैट हम मार्केट में ये मनी स्टेबिलिटी की सिचुएशन को बना पाए। एंड फॉर दैट हमने क्या किया, हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बेसिकली क्या किया, एक टारगेट रखा एंड दिस टारगेट इज टू कीप द इन्फ्लेशन रेट इन द रेंज ऑफ 2 to 6%, वेयर एज हमें 4% का रेट जो है वो रखना है, 4% इंटरेस्ट रेट। और इसी को चेज हम बेसिकली करते हैं एंड इसी के लिए हमारा जो है कंप्लीट जो भी फिनोमिना है वो इसी के पीछे चलता है। अब देयर इज दिस थिंग इन द न्यूज कि क्या हमें इस टारगेटिंग को वे ऑफ कर देना चाहिए। अब वेव ऑफ के केस में बेसिकली क्या होगा, फिर हमें पता नहीं होगा कि क्या टारगेट है, किसे चेज करना है। अब इफ यू नो कि ये आपका सिलेबस है, इसको आपको इतने टाइम में कवर करना है, तो आपको एक मोटिवेशन होता है कि ये मेरा टारगेट है, इसको मुझे अचीव करना है। उसके अलावा अगर आपको ये हो अरे बहुत दिन पड़े हैं, बहुत सारा मतलब आराम से हो जाएगा, तो आप लेथार्जिक हो जाते हो। इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर हमने टारगेटिंग को अबंडन कर दिया तो हम काउंटर प्रोडक्टिव जो है हो जाएंगे, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू बी प्रोडक्टिव, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ काउंटर प्रोडक्टिव फिनोमिना के तौर पर ये काम करेगा। इज इट ओके? सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दी आरबीआई का इन्फ्लेशन पॉलिसी। अब इन दी शॉर्ट वे मैंने आपको बता दिया है दैट अब हम जो है बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ इसको देखेंगे। सो पेपर का टाइटल था इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया अ फर्दर असेसमेंट। इन दिस पेपर इट हैड बीन मेंशन दैट कि हमें टारगेट इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अबंडन करना चाहिए या नहीं, बट इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया बिकॉज वी आर हैविंग द टारगेटिंग दैट्स वाई हमारा जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन का वेट है इन द सीपीआई उसको हमें सॉर्ट ऑफ रिड्यूस करना चाहिए ताकि हमें बेटर तरीके से इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो मिले। CPI is the consumer price index. So in the consumer price index, it is being considered that हमारा जो 44% के आसपास का जो वेटेज है that is given to the food product, and we know food product का जो प्राइस है वो डेली बेसिस पे जो है वो चेंज होता रहता है। इस वजह से वॉलेटिलिटी बहुत जो आ जाती है इन केस ऑफ द फूड प्राइसेस। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस होगा दैट इज गोइंग टू जस्ट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। Here what you can understand is RBI जो है they are having this targeting option of the 2 to 4% and this targeting option is here from 2016 and तब से जो RBI है उसका जो कंट्रोल हो रहा है इन्फ्लेशन के ऊपर वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। इवन आप पाओगे दैट इससे मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटेजी जो है दैट इज ऑल्सो ऑन द गुड फेज एंड इसके थ्रू वो इन्फ्लेशन की रेट को कंट्रोल कर पा रहा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा वो अभी हमने जो सर्कल से समझा था, मनी सप्लाई जो है वो कर्टेल होगी, इससे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जो हमारी कंडीशन है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड। अनदर पॉइंट पे अगर हम बात करें द इन्फ्लेशन टारगेटिंग, उसके हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले प्रिडिक्टेबिलिटी हमारे पास रहती है बिकॉज इफ यू नो दैट दिस इज द टारगेट यू कैन प्रिडिक्ट कि कितना अचीव कर लिया, कितना करना बाकी है। It would reduce the volatility because you know कि इस रेंज में मेरे को करना है तो you would try to do some efforts and because you will try to do some efforts so it would help you to maintain the like stability. Another thing is that you would have clear objective in your mind and there is accountability means अगर वो रेंज से बाहर जाता है now you are going to be asked the questions from the administration कि ये क्यों गया है और इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता। बट इन्फ्लेशन टारगेटिंग से कुछ ड्रॉबैक्स भी होती हैं जैसे कि इसकी वजह से बस आप इन्फ्लेशन के पीछे ही रहते हो और बाकी के इकोनॉमिक फैक्टर को आप छोड़ देते हो जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अलावा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी रिजिडिटी जो है वो आ जाती है। इट यूज टू इंक्रीज द पोटेंशियल अनएम्प्लॉयमेंट। अब वो क्यों रेज होती है बिकॉज दिस इज समथिंग विच is basically causing some sort of unpredictability like आपका complete target है बस inflation, other macro economic like poverty, unemployment उनके ऊपर फोकस ही नहीं किया जाता। आप सिर्फ ये टेंशन लेते हो कि आपको रेट को कम करना है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, या तो आपको रेट को बढ़ा देना है जिससे आपका इन्फ्लेशन जो है वो कर्टेल हो जाएगा। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जैसे कि हमने देखा सो इनका मेन वर्क होता है मॉनेटरी पॉलिसी का
को बनाना, उसमें भी इनका मेन वर्क होता है सिर्फ एक सिंगल रेट, रेपो रेट को ही इन्होंने जो है सर्कुलेट करना होता है। इसके अलावा इनका मेन वर्क है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इसमें 6 मेंबर होते हैं, 1 फ्रॉम द साइड ऑफ 1 होते हैं आरबीआई के गवर्नर, बाकी 2% डेप्यूटी गवर्नर लेवल के होते हैं, एंड देयर आर 3% फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो मेंबर होते हैं वो सॉर्ट ऑफ स्पेशल हायरिंग की जाती है, 4 ईयर के लिए जो है वो रहते हैं। और जो आरबीआई की तरफ से जो एमपीसी के मेंबर होते हैं, जितना आरबीआई में उनका टेन्योर होगा उतना ही टेन्योर उनका यहाँ पर देखने को मिलता है। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द पॉइंट। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमें कैसे हेल्प करती है? क्लियर टारगेट, अनसर्टेनिटी, कम्युनिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, इन सबको ये जो है इम्प्रूव करती है। एंड इसके अलावा हमें डेटा ड्रिवन जो है डिसीजन मिल जाते हैं, बिकॉज वी नो कि अगर हमने रेट को इतना रेज किया तो हमारा इन्फ्लेशन कितने पॉइंट से बाहर निकल जाएगा, या हम कितना इन्फ्लेशन अफोर्ड कर सकते हैं, उस पॉइंट से ये हमें हेल्प कर सकता है। Now what we are going to do is we are going to see some sort of inflation rate comparison with the interest. So उसमें हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन का ट्रेंड कैसे आ रहा है। 2012 से 2024 में अगर हम देखेंगे, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट एवरेज रहा है 5.95%, विच इज इन द रेंज। ऑल्दो जो आइडल है हमारा 4% उतना नहीं रहा है, बट रेंज में है, 2 to 6% की रेंज में ये है, जिसमें हमारा नवंबर 2013 में तो 1.54 चला गया था, विच इज नॉट गुड, क्योंकि 2 से नीचे भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज माइल्ड इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड, because inflation shows that there is demand in the market, demand shows that there is a need for the production, need for the production means you will do the production, production would lead to the industrialization, industrialization will create the job, job will provide the income in the hand, you had the income, you will create demand. This is the circle which it is basically called as the virtuous circle of the economy. It need to be there. In 2022 average inflation rate it was 6.7%, which was higher than the Asia Pacific regional average जो था 2.1% से। अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन का कंपैरिजन करें तो हमें बेसिकली सॉर्ट ऑफ ये देखने को मिलता है, हमारा जो रेड में लाइक ब्लू में हमारा सीपीआई शो हो रहा है, रेड में हमारा रूरल और येलो में हमारा अर्बन। तो हमें देखने को मिलता है अर्बन इन्फ्लेशन ऑलवेज इट वुड बी हायर देन दी रूरल इन्फ्लेशन, बट आप देखिए हमारा 2 to 6% की रेंज में ही है। यहाँ पर आप देखिए ये आपका जो है 6 है और ये आपका 0% है, ये इसी रेंज में जो है वो देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स के अगर बारे में हम बात करें तो ये डेटा हमें बेसिकली शो करता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन पहले के टाइम पीरियड में, लेट मी जस्ट टेल यू, अर्लियर टाइम पीरियड में डब्ल्यू एज अ हेडलाइन इन्फ्लेशन, बट नाउ हेडलाइन इज समथिंग विच इज related or connected with the rural, like basically अगर हम देखें so headline is connected with the consumer and consumer they require the consumer price index। इस वजह से 2016 में जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें सीपीआई जो है उसे कनेक्ट कर दिया गया। फाइन, अदरवाइज अगर हम देखें सो रिटेल इन्फ्लेशन इट इज गोइंग टू राइज, बट वो वोलेटिलिटी की वजह से आता रहता है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने मेंशन किया कि इन्फ्लेशन का जो रेट है दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज एंड देयर जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का वॉर हो गया, जैसे कि मिडिल ईस्ट में जो है जो भी क्योस क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द रेपो रेट? सो रेपो रेट इज द रेट थ्रू विच बैंक यूज टू टेक मनी फ्रॉम द आरबीआई, एंड इस केस में हम बेसिकली क्या देखते हैं दैट बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन का कंडीशन कंट्रोल होता है एंड रेपो रेट इज सोनली फॉर दैट। तो अब अगर हम रेपो रेट को हाई रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने समझा था, अगर हम उसको हाई रखेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, अगर हम उसे लो रखेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ इट इज बीइंग कंट्रोल। ठीक है, सो अब इन्फ्लेशन को हम अदरवाइज कैसे कर सकते हैं? इंटरेस्ट रेट को राइज करके, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करके, बिकॉज इफ यू विल डिमांड फॉर द गुड्स, मोर डिमांड मोर प्राइस, इफ यू विल सेव योर मनी, इफ यू वांट डिमांड फॉर द गुड्स, तो उससे प्राइसेस जो है वो गिर जाएंगे, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। सो दैट्स हाउ यू कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अदरवाइज
government can also take some steps to control the inflation. How? गवर्नमेंट जो है लोगों के हाथ में पैसा देती है, कैसे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के थ्रू, लाइक द सब्सिडीज एंड ऑल अदर थिंग्स. उस केस में बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये एफर्ट्स करती है दैट कि वो अगर लोगों के हाथ में सब्सिडी और इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, पेंशन या किसी भी तरीके से वो पैसा दे रही है, then the people they will have the purchasing power, they will demand, it will increase the prices. That's why अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से टैक्स के रेट को रेज कर देती है और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सब्सिडीज को कम कर देती है तो उससे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द आरबीआई. इसके अलावा गवर्नमेंट कैन रेज द टैक्सेस एंड बाय इंप्रूविंग द सप्लाई साइड, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ जाएगा. बट अगर आप डिमांड के साथ साथ सप्लाई को भी रेज करो तो प्राइसेस नहीं बढ़ेगा, तो उसके थ्रू भी यू कैन कंट्रोल. फाइन. सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट through the mechanism of the monetary policy committee, through the mechanism of the fiscal policy, can control the inflation situation in the market. Here this is the prelim practice question, so you can solve this question and let me know the answer in the comment section. We are also having the test series as well as the to the point current affair. You can access this only for the 29 rupees. Thank you so much. So this is all about how the RBI is basically having the inflation targeting. I just want to know your views. Should RBI continue the inflation targeting? I mean in the same way, क्या आपको target based study करनी चाहिए या फिर you should have the studies like open ended कि जितना जब जैसे चाहे पढ़ना चाहो आप पढ़ो. Okay, so thank you so much.